नमस्कार, मैं हूं अनुपम। आपके साथ। देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार ये अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है। इसका नाम है /मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क को नहीं उतारेंगे। अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अब सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे अहम और बड़ी खबर की। आज यूपी बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है। आपको बता दें कि दोपहर 3:30 बजे यूपी बोर्ड के रिजल्ट का ऐलान होगा। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आज जारी होगा। जो वेबसाइट है upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर रिजल्ट आप देख सकते हैं। इस बार हाई स्कूल में 29,94,312 परीक्षार्थी हैं, वहीं इंटरमीडिएट में 26,10,316 परीक्षार्थी हैं। तो ये यूपी बोर्ड का रिजल्ट आज अनाउंस होने वाला है 3:30 बजे। दसवीं और 12वीं का रिजल्ट जारी होगा। प्रशांत पांडे बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, 3:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है, यूपी बोर्ड का रिजल्ट अनाउंस होगा। बोर्ड ने क्या तैयारी की है और जो मूल्यांकन का फॉर्मूला है उस आधार पर ही रिजल्ट को तैयार किया गया है? निश्चित रूप से बोर्ड की अगर तैयारियों की बात की है, बोर्ड पूरी तरीके से बोर्ड ने तैयारी की है और 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी होंगे। ऐसे में आज यूपी बोर्ड का जो अंतिम रिजल्ट रह गया था, जहां सीबीएसई आईसीएसई के रिजल्ट जारी हो गए थे, तो उत्तर प्रदेश का रिजल्ट जारी हो गया, तो इसको लेकर के बोर्ड की काफी तैयारियां हैं। हालांकि अगर बात करें तो 10वीं में जहां 9वीं और 10वीं के जो प्री बोर्ड के मार्क्स थे वहां 50-50 अंकों का फॉर्मूला है। वहीं इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों के लिए हाई स्कूल के 50%, 11वीं के 40 और 12वीं में जो प्री बोर्ड या उनके यूनिट टेस्ट या हाफ ईयरली थे उसके 10% अंक देकर के रिजल्ट बना है। ऐसे में हाई स्कूल के लगभग 29,94,312 परीक्षार्थी और इंटरमीडिएट के 26,10,316 परीक्षार्थियों के लिए बड़ा दिन है, जहां आज उनका रिजल्ट जारी होगा। कोरोना काल में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से कोरोना काल था और उसके बाद में जो फॉर्मूला है, जहाँ सीबीएसई ने भी फॉर्मूला निकाला, यूपी बोर्ड का फॉर्मूला था, इसको लेकर के काफी मात्रा में छात्र संतुष्ट नजर आए। वहीं यूपी बोर्ड ने यह भी इसमें दिया है कि जब स्थितियां समान हो जाएंगी, जो अपने रिजल्ट से जो खुश नहीं रहेंगे वो दोबारा से परीक्षा दे सकते हैं। तो ऐसे में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों ही परीक्षार्थियों के पास दोबारा से मौका रहेगा यदि वो असंतुष्ट रहते हैं। साथ ही साथ बड़ी बात जो कही जाए, जो इसमें 3,910 सुझाव आए थे, जिस सुझाव के आधार पर परीक्षा का फॉर्मूला बना है, तो ऐसे में बड़ी बात देखी जाए तो निश्चित रूप से परीक्षार्थियों के लिए जिस तरीके सुझाव मांगे गए और सुझाव के बाद में फॉर्मूला है, तो ऐसे में बड़े हद तक उम्मीद की जा रही काफी मात्रा में छात्र संतुष्ट रहेंगे। और जो आज रिजल्ट आना है इसको लेकर के भी यूपी बोर्ड ने तैयारियां पूरी कर ली है। यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड करने से लेकर के सारी चीजों की तैयारियां 3:30 बजे तक कर ली जाएंगी। बड़ी बात यह भी इसमें रहेगी इस बार यूपी बोर्ड के रिजल्ट में, क्योंकि मेरिट लिस्ट नहीं जारी होगी, टॉपर्स के नाम नहीं अनाउंस होंगे, लेकिन विद्यालय अपने स्तर से जो टॉपर्स हैं उनको जरूर जो है वो दोबारा से उनको प्रोत्साहित करने का काम करेंगे। तो ये सब तैयारियां बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो 3:30 बजे यूपी बोर्ड का आज रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना की वजह से जिन पत्रकारों की मौत हुई उनके आश्रितों को सीएम योगी आर्थिक सहायता के चेक देंगे। लखनऊ में दोपहर 12 बजे पूरा कार्यक्रम होगा। दिवंगत पत्रकारों के आश्रितों को आज मदद दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है। आज सीएम योगी ओपन जिम और मिनी स्टेडियम का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही खिलाड़ियों को खेल सामग्री भी वितरित करेंगे। कार्यक्रम निगोहा के उतरावा में होगा। खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी सहित कई मंत्री मौजूद रहेंगे। शाम 4 बजे यह कार्यक्रम होगा। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, ओपन जिम और मिनी स्टेडियम का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा। बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन आज मथुरा में होगा। कान्हा की नगरी के गिरिराज धाम में आन्योर परिक्रमा मार्ग पर एक निजी अतिथि भवन गिरिवर निकुंज में कार्यक्रम होगा। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा, पूर्व मंत्री नकुल दुबे सहित कई ब्राह्मण नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। लखनऊ में रोहिंग्या द्वारा मानव तस्करी में शामिल होने का मामला सामने आने के बाद यूपी एटीएस कानपुर में भी सक्रिय हो गई है। कानपुर में छुपे रोहिंग्या की तलाश शुरू कर दी गई है। एटीएस ने कानपुर पुलिस के साथ मिलकर बस्तियों में छापेमारी की। दरअसल लखनऊ में पकड़े गए आतंकियों के कनेक्शन इन रोहिंग्याओं से मिले थे,
इसके बाद एटीएस ने कानपुर में छापेमारी भी की थी। अब एक बार फिर से एटीएस के साथ साथ कानपुर पुलिस भी जांच में जुट गई है। कानपुर में फर्जी आधार कार्ड बनाते पकड़े गए गिरोह की जानकारी भी मांगी गई है ताकि रोहिंग्या का कनेक्शन पकड़ा जा सके। कि कानपुर में अवैध रूप से कोई विदेशी रह रहे हैं या नहीं। ऐसे कुछ इलाके हैं जहां पे हमारे पास ऐसी अभी सूचना है कि कुछ परिवार हैं जो कि फर्जी तरीके से कागज़ बनवाने का प्रयास कर रहे हैं या बनवा चुके हैं और रह रहे हैं। इसको सुधारने के लिए हम लोगों ने एक अभियान शुरू किया है। ऐसे संदेहास्पद लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं, उनका परीक्षण कराया जा रहा है और जो गलती पाई जाएगी उसके हिसाब से कानूनी कार्रवाई इसमें की जाएगी। एटीएस द्वारा लखनऊ पकड़े गए रोहिंग्यों का कानपुर में कनेक्शन भी अब सामने आने लगा है। यही वजह है कि एटीएस की टीम ने कानपुर के कई स्थानों पर जहां एक और छापेमारी की, तो वहीं कानपुर पुलिस से 2020 के दिसंबर में पकड़े गए संदिग्धों के बारे में ब्यौरा भी जुटाया है, जिसके बाद से एटीएस और कानपुर पुलिस ने एक साथ छापेमारी की शुरुआत की और कानपुर के 1 दर्जन से ज़्यादा क्षेत्रों में संदिग्ध लोगों की पूछताछ हो रही है। अब देखना ये होगा कि जब ये वेरिफिकेशन काम पूरा होगा तो कितने संदिग्धों की लिस्ट सामने आती है। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। कानपुर की तरह गाजियाबाद में भी यूपी एटीएस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। दरअसल गाजियाबाद में भी फर्जी आधार कार्ड वाले व्यक्तियों की भरमार देखने को मिली थी। ऐसे लोगों को जो अपना देश छोड़कर फर्जी तरीके से भारत में आ जाते हैं, उन लोगों को यूपी एटीएस गाजियाबाद पुलिस की मदद से अब उठा रही है, जो कि झोपड़ी और मलिन बस्तियों में तलाश रही है। बता दें कि गाजियाबाद के लोनी इलाके में फर्जी आधार कार्ड के साथ झुग्गी झोपड़ियों में कई लोग रहते हैं। ऐसी खबरें कई बार मीडिया में आई हैं। यूपी एटीएस प्रदेश के कई जिलों में रोहिंग्या को पकड़ने के लिए अभियान चला रही है। ऐसे लोगों से पूछताछ की जा रही है जिनके पास फर्जी आधार कार्ड है। इस तरह के मामला संज्ञान में आया है, तो उसमें हम लोग जो भी इस तरह की जगह पर हैं, जो भी इस तरह की बस्तियां हैं, स्थान हैं, वहाँ पर हम लोग विभिन्न एजेंसीज के साथ मिलकर ड्राइव चलाएंगे, क्योंकि एजेंसीज थोड़ा एक्सपर्ट होती हैं सब चीज़ें चेक करने में। आधार कार्ड एवं अन्य डॉक्यूमेंट जो कि बाहर के रहने वाले लोग हैं, जो कि भारत के रहने वाले लोग नहीं हैं, उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको वही लोग चेक कर पाते हैं। तो उनके साथ मिलकर हम विभिन्न एजेंसीज के साथ हम स्पेशल ड्राइव चलाएंगे और ऐसे लोगों को चिन्हित करके कठोर कार्रवाई करेंगे। आगे बढ़ते हैं। बीएसपी सरकार में मंत्री रहे राकेश दर त्रिपाठी के खिलाफ एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में आरोप तय कर दिए हैं। इस मामले में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। राकेश दर त्रिपाठी पर 2007 से 2011 के बीच आय से ज्यादा संपत्ति जुटाने का आरोप है। कोर्ट ने साफ किया है कि राकेश दर के खिलाफ मुकदमा चलाने का पुख्ता आधार है। आय से ज़्यादा संपत्ति रखने के मामले में थाना मुट्ठीगंज में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें इनके ऊपर आरोप था कि 1 मई 2007 से लेकर 3 दिसंबर 2011 तक इनकी कुल आमदनी 49,49,928 रुपये थी, जबकि इनका कुल खर्च 2 करोड़ 68 लाख रुपए था, यानी 2 करोड़ 17 लाख रुपए से ज़्यादा इन्होंने आमदनी अर्जित की थी, जो आय से ज़्यादा संपत्ति का मामला था, जिसमें आज माननीय विशेष जज एमपी एमएलए कोर्ट में इनके खिलाफ आरोप तय कर दिया गया है और साक्ष्य के लिए मुकदमा निश्चित कर दिया गया है। खबर गोंडा से है। यहां के कर्रलगंज कोतवाली क्षेत्र में 2 बाइकों में हुई आमने सामने की भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल गोंडा रेफर कर दिया गया है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। रफ्तार का कहर यहां पर देखने को मिला है। 2 बाइकों में आपस में टक्कर होती है। हादसे में एक युवक की वहां पर मौत हुई है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। महोबा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के चकबंदी ऑफिस में तैनात महिला लेखपाल ने साथी लेखपाल द्वारा शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण और दुष्कर्म के आरोप लगाए थे। इस मामले में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना कुलपहाड़ में एक महिला लेखपाल के द्वारा अपने एक साथी लेखपाल पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया गया था। इस संबंध में थाना कुलपहाड़ पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचना कराई जा रही है और विवेचना उपरांत अभियोग में अग्रिम कार्रवाई कराई जाएगी।
आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में बेखौफ दबंगों ने एक मोटर वर्कशॉप मैनेजर को लात घूंसों से जमकर पीटा। कार का मेंटेनेंस चार्ज मांगने पर पिटाई की गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे दबंग पिटाई कर रहे हैं। तस्वीरें 28 जुलाई की बताई जा रही हैं। इस मामले में एक नामजद समेत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। घूरपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। वर्कशॉप मैनेजर को जमकर पीटा गया है। गाड़ी का मेंटेनेंस चार्ज मांगने पर पीटा गया है। सीसीटीवी में ये तस्वीरें कैद हुई हैं। बरेली में युवक की पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। युवक पर आरोप है कि वो गांव में चोरी कर रहा था। इस दौरान ग्रामीणों ने उसे चोरी करते रंगे हाथों पकड़ लिया। पिटाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने युवक से पूछताछ के बाद उसके 3 साथियों को भी गिरफ्तार किया है। मामला कैंट थाना क्षेत्र के बरतौल गांव का है। वायरल वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता। हाथरस के जंगलेश्वर मंदिर से घंटे चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस और एसओजी की टीम ने मंदिर से पीतल के घंटे चोरी करने वाले गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से चोरी हुए पीतल 11 घंटे सहित अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। चोरी का खुलासा किया गया है और 4 मुलजिमों की गिरफ्तारी की गई है और जिनके पोजीशन से करीब 65 किलो वजन के घंटे बरामद हुए हैं। साथ ही इनके साथ पास से अवैध असलहे की भी बरामदगी हुई है। ये 4 लोगों का गैंग है और जो गैंग मेंबर है वो थाना सिकंदरा राव का रहने वाला है, जो पूर्व में भी गुरकसी में जेल गया है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी लोगों से लोन के नाम पर ठगी करने वाले एक और गैंग के 2 सदस्यों को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक लैपटॉप बरामद हुआ है। इसमें 2 लाख अमेरिकी लोगों का डाटा मिला है। इससे पहले काकादेव क्षेत्र से भी इसी तरह का गैंग पकड़ा गया था। इसमें जो कॉल सेंटर में जो काम कर रहे थे उसमें जो कॉल करने वाला होता है उसको एक रिटन स्क्रिप्ट इंग्लिश में दी जाती थी, जिसको बार बार प्रैक्टिस करता था और यूएस एक्सेंट में ही वो बात करते थे। उसमें उस बंदे को ये चेजर कहते हैं। और उसके बाद जब लीड डेवलप हो जाती थी तो डिफरेंट पेमेंट के नाम पे, जैसे कि प्रोसेसिंग फ़ीस, फाइल क्लोजिंग फ़ीस, ईएमआई के एडवांस पेमेंट, इन नाम पे उनसे वो यूएस सिटीजन से पैसा लेते थे। एक यूएस सिटीजन से 500 से $2000 तक की ये पेमेंट लिया करते थे। सरदार उधम सिंह को बलिदान दिवस पर सीएम योगी ने श्रद्धांजलि दी है। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मां भारती के अमर सपूर अदम्य साहसी एवं जलियांवाला बाग नरसंहार में शहीद हुए सैकड़ों निर्दोष भारतीयों के बलिदान का प्रतिशोध लेने वाले वीर क्रांतिकारी अमर हुतात्मा सरदार उधम सिंह को उनके बलिदान दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि। आपका बलिदान सदैव हमें देश सेवा हेतु प्रेरित करता रहेगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है। ब्रेक के बाद बस्ती में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 4 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। मुठभेड़ में 2 बदमाश और 2 सिपाही घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 असलाह, 26 एटीएम कार्ड, 25,000 नगद, कार बरामद हुई है। एटीएम बदलकर फ्रॉड करता था ये गैंग। सोनोहा थाना के खैरा गांव के पार ये मुठभेड़ हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की, बस्ती में एनकाउंटर हुआ है। 4 बदमाशों को यहां पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन्नाव से खबर है। यहां के सदर तहसील क्षेत्र के सरोसी ब्लॉक एरिया में भदनी ड्रेन फ्लो ओवरफ्लो होने के से बनाया गया वैकल्पिक मार्ग कट गया है, जिसकी वजह से वहां से गुजरने वाले राहगीरों और ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे जान जोखिम में डालकर ग्रामीण इस पार से उस पार जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो अभी इस तरह न चलें।
और किसी दूसरे रास्ते का इस्तेमाल करें। वहाँ पे एक पुलिया का निर्माण चल रहा था, तो जलस्तर बढ़ने के कारण वो निर्माण कार्य प्रभावित हुआ है और आवागमन बाधित हुआ है। लोगों से ये अनुरोध किया गया है कि अपनी जान को जोखिम में डाल के उस रास्ते का प्रयोग वर्तमान समय में ना करें। विकल्प के तौर पे आसपास में जो पक्के मार्ग हैं उनका प्रयोग करें। संबंधित विभागीय अधिकारियों को इस बारे में निर्देशित किया गया है कि यथाशीघ्र वहाँ पे अपना जो व्यवस्था है उसको पूर्ण करें। रायबरेली में बारिश ने तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। पिछले दिनों हुई बारिश ने गांव के विकास के दावों की तस्वीर सामने लाई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हर ओर पानी ही नजर आ रहा है। गंगा नदी के किनारे के रालपुर और उसके सटे गांव में जल निकासी न होने के चलते गांव में जलभराव की स्थिति हो गई है। परेशान ग्रामीणों की कोई सुन नहीं रहा है। तो तैयारियों की यहां पर पोल खुल गई है। हर ओर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों की परेशानी वहां पर काफी बढ़ गई है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।